जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंजिल। दर्शकों, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है? क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसमें हायर एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि आज का मंजिल कार्यक्रम आपके लिए ही है। मंजिल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न विषयों में करियर और अध्ययन की जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र में अध्ययन व अवसर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजू देवी जी, जो कि गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या और इसका जो अध्ययन है वो क्यों ज़रूरी है? मैम, जहाँ अर्थशास्त्र की बात हम जब भी करते हैं तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज्वलंत विषय है आज के समय में जी। लेकिन अगर हम इसके इतिहास से लेकर अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे जी। तो अर्थशास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हुआ है अभाव से जी। जिसको हम अंग्रेजी में स्कैसिटी बोलते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है, अभाव के कारण ये अगर हम इसको संबंधित करें समाज के साथ जी। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो हमारे मानवीय व्यवहार को अध्ययन करता है और जो हमारे मानवीय व्यवहार है वो वैज्ञानिक रूप से इसको अध्ययन करता है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा अर्थशास्त्र है जी। वो एक सामाजिक विज्ञान है जी। तो ये एक सामाजिक विज्ञान भी है और जो इसमें साइंस भी इंक्लूडेड है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, इस अर्थशास्त्र में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में अगर हम 12वीं कक्षा तक की बात करते हैं जी। तो 12वीं से पहले अभी रिसेंट तो मैं नहीं कहूँगी, ये 2005 के बाद ये 9th और 10th में ये इंट्रोड्यूस हो चुका है जी। थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है ताकि बच्चों में रुचि पैदा हो सके जी। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो गवर्नमेंट के प्रयास किए गए हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जब हम बात +1 और +2 की करते हैं जी। तो वहाँ स्पेशली जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इसमें जो इसकी माइक्रो और मैक्रो में इसको डिवाइड किया गया है और कक्षा 11वीं में इसमें मेन जो फोकस होता है वो स्टैटिस्टिक्स में होता है। अच्छा। और साथ में दूसरा जो इसमें साथ चलता है सब्जेक्ट वो चलता है इसमें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। कैसी है अर्थव्यवस्था, क्या होना चाहिए जी। क्या हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, विश्व पटल पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें इसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाया जाता है जी। तो इसमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो पढ़ाई जाती है जी। मैम, आपने जैसे स्कूल की बात की अभी, तो स्कूल लेवल में ये ऑप्ट करते हैं बच्चे इस सब्जेक्ट को, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से ऑप्ट किया जाता है ये? मैम, अगर ऑप्ट करने की बात मैं बताऊँ आपको, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से सोच के आते कि नहीं हमें इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है जी। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए स्कूल आते हैं कि हमें +1 में एडमिशन लेना है। उन्हें जानकारी ही नहीं होती कि +1 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आते हैं, प्रोस्पेक्टस लिया जाता है और साथ में फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित ज़्यादा होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो +1 में जब बच्चे आते हैं तो उनको पहले ही विषयों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है और अगर हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं जी। और अगर हमें इसको पढ़ रहे तो रुचि के साथ पढ़ना है, मेहनत करके, और फिर आगे इसमें क्या हमें फ़ायदा हो सकता है
जी। तो मतलब ज़्यादातर बच्चे इन्फ्लुएंस में आके या पीयर प्रेशर में आके लेते हैं। जी। तो मैम ऐसे क्या प्रयास स्कूल लेवल पे किए जा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ऑप्ट करें इंटरेस्ट के साथ, ताकि उनको इसमें आगे करियर भी देख सकते हैं वो? मैम आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हमारा करियर बन पाएगा, या मैं इस विषय को अच्छे से पढ़ भी सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वैसे तो स्कूल लेवल पे बहुत प्रयास किए जाते हैं सभी अध्यापकों के द्वारा। स्कूल में कमेटीज़ बनती हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे सब्जेक्ट नहीं मैं कहूँगी स्ट्रीम के लिए, जैसे कमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया और आपका साइंस हो गया, तो कमेटीज़ बनती है। लेकिन इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो कमेटी है वो भी वैसे स्कूल्स में, हर स्कूल में होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कमेटी है इनका रोल पहले होना चाहिए। बच्चा पहले विद्यालय में अगर एंटर करता है एडमिशन के लिए, तो पहले वो किसी कमेटी के पास ना जाके वो उस करियर एंड काउंसलिंग कमेटी के पास जाए और वहाँ अच्छे से उनकी काउंसलिंग हो, ताकि क्योंकि पेरेंट्स को भी, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि हमारा बच्चा जो भी ऑप्ट कर रहा है वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। और एक बहुत गहरी बात कहूँगी मैं कि इस कमेटी में 6 से लेकर 12 तक के टीचर्स इसमें सिलेक्ट किए जाने चाहिए, ऐसी कमेटी बननी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 10वीं तक किसी टीचर के पास पढ़े हैं उनको उनके पोटेंशियल का बहुत अच्छे से पता होता है। जी बिल्कुल। तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, गाइड कर पाएंगे बच्चों को, काउंसल कर पाएंगे कि आप बच्चे अगर ये सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं तो आप इन दिशाओं में जा सकते हैं, बेहतर आपके लिए अवसर होंगे। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अपने पोटेंशियल का पता चले और उसके हिसाब से ही वो आगे जो है अपने सब्जेक्ट्स ले सकें। जी। तो मैम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी भी बहुत जगह पे ऐसा है कि बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर वो आगे की सब्जेक्ट्स को नहीं ऑप्ट कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या ऐसे अवसर है इस इकोनॉमिक्स में आगे, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए? मैम अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात यहाँ जब हो रही है तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के से कनेक्ट करना चाहूँगी कि पहले तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि अर्थशास्त्र एक ऐसा व्यापक विषय बन गया है कि जिन विद्यालयों में अर्थशास्त्र को बंद कर दिया गया है फिर से उसको वहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं वो मैं यहाँ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी। बहुत से ऐसे कारण रहते हैं जिससे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई किसी या शहर में जाके नहीं कर सकते या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म जो हो गए वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपने सब्जेक्ट को ही हटा दिया है तो जो बच्चा इसके काबिल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक ड्रेनेज बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, ये मैं इसको रूरल ड्रेनेज कहूँगी। अच्छा। इसको रूरल ड्रेनेज कहूँगी क्योंकि जो बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते थे वो ये अपॉर्चुनिटी जो ये अवसर ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अवसर की बात, अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में +1 और +2 में पढ़ाई करता है और उसके लिए क्या अवसर हैं तो बहुत ज़्यादा है। मैं मानूंगी कि अगर कोई बच्चा आगे पढ़ाई जारी नहीं कर पाता है और उसने अर्थशास्त्र पढ़ा है तो वो बहुत से ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र पे उनको चला सकता है। और जैसे कि क्योंकि कृषि क्षेत्र से तो जुड़े होते हैं, जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। और जहाँ अर्थशास्त्र की बात आप करते हैं कि अर्थशास्त्र, हर व्यक्ति अर्थशास्त्री है। जी। क्योंकि एक महिला जो है वो किचन में है तो वो अर्थशास्त्री है, एक किसान है खेतों में वो अर्थशास्त्री है, एक अध्यापक अगर कक्षा में है या विद्यालय में है वो कोई किसी भी सब्जेक्ट का हो वो खुद अर्थशास्त्री है। इवन कि
मैं कहूँगी कि आप भी यहाँ बैठे हैं तो आप भी, आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन चली है जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं और आप भी एक अर्थशास्त्री के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। जी। तो हर वो व्यक्ति जो गणना कर रहा है, उसको अपनी आर्थिकी से जोड़ रहा है, वो हर व्यक्ति अर्थशास्त्री है। जी जी। तो गांव में तो बहुत स्कोप है जी। अगर वो कृषि क्षेत्र में जाता है। इसके अलावा जैसे ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, एक ब्लॉक में एक, तो वहाँ भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलती है उन्हें। अच्छा। अगर किसी ने अर्थशास्त्र ऑप्ट किया है तो वो वहाँ भी एक पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। जी जी मैम। तो मतलब उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके आसपास ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे कि आपने बताया कि हर एक व्यक्ति अर्थशास्त्र से जुड़ा है, चाहे वो उसका अध्ययन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। जी मैम। जी। तो मैम जैसे हम स्कूल की बात अभी हमने की, तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो कौन कौन से डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज़ अवेलेबल है जो इकोनॉमिक का जो स्टूडेंट है वो आगे परस्यू कर सकता है? जी मैम, अगर +2 इकोनॉमिक्स में हो जाती है जी, तो एक तो कहूँगी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो उनके लिए कंपलसरी होता है अर्थशास्त्र पढ़ना। तो वो CA, CS जी, और साथ में ऑनर्स कर सकता है। ऑनर्स के साथ आपका BA सिंपल हो सकती है। जी, बाकी इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कोर्स और दूसरा बैचलर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये टॉप लेवल के कोर्सेज हैं कि ये जो बच्चा आगे मास्टर्स नहीं करना चाहता है और जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाहता है तो ये कोर्सेज रहते हैं, बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद वो उसमें अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि जो आगे मास्टर्स के लिए परस्यू नहीं करना चाहता है, जल्द से जल्द अर्निंग करना चाहता है, उनके लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जॉब्स कौन कौन सी ऐसी है जो वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद या फिर उसके साथ साथ वो कर सकते हैं या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? अंडर ग्रेजुएट में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं मैम जिसमें जैसे कि डेटा कलेक्ट करना हो तो जितने भी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं या कोई कंपनी हो सकती है, वो डेटा कलेक्शन के लिए आपको हायर कर सकती है। अच्छा। ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे बहुत सारा आप अर्निंग कर सकते हैं। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी एक्चुअल साइंस, जो कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का। अच्छा जी। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो एक्चुअल साइंस में वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये वो फील्ड है जिसमें जो कंपनीज की जो रिस्क मैनेजमेंट है जी, उससे रिलेटेड ये कोर्स है और ये हाई लेवल का कोर्स है। इसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी यहाँ हिमाचल में तो इसमें है नहीं अपॉर्चुनिटी या फिर यहाँ करवाते हैं, लेकिन UK और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये करवाती हैं। मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक बहुत ही रोचक विषय बन जाएगा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के जी। तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद ही डायरेक्टली वो जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। इस कोर्स में एक फ़ायदा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा। और इसमें जैसे फॉरेन में ट्रेंड है ना कि आपकी स्टडी विद अर्निंग, तो इस कोर्स में भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही ट्रेंड है कि आप अर्निंग कर सकते हैं जी, और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और अर्निंग भी। जी बिल्कुल। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो छात्र है उन पे काफ़ी अच्छे से वो निभा पाएंगे जो अपनी है। तो मैम जो मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स और स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी होती है? जो स्पेसिफिकेशन फील्ड्स होती हैं वो कौन सी होती है मास्टर्स अगर कोई इकोनॉमिक्स में करना चाहे? ओके मैम, मास्टर्स में एक तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मास्टर्स में एक मास्टर MBE होता है जी, एक होता है MA जो सिंपल कोर्स होता है जी, लेकिन MBE मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जी, इसमें भी बिजनेस साइड में आप ये जो कोर्स है वो इक्वलेंट टू MBA है। अच्छा। इक्वलेंट टू MBA। और दूसरा अगर मास्टर्स करते हैं तो उसमें एक तो आपका टीचिंग हो गया, जी, टीचिंग साइड होगी।
चाहे वो आपका +2 लेवल का हो गया, आपको एक बीएड करना होता है, उसके बाद आप +2 लेवल के जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप मास्टर्स के बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं जी। तो पहले एमफिल होता था, अब ये जो नए रूल्स निकले हैं इसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप मतलब उसके बाद नेट क्लियर करेंगे। नेट में भी 3 तरह की ऑप्शन दी गई है। अगर JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टॉप लेवल के होंगे और टॉप लिस्ट में आएंगे जो, और जो सेकंड लिस्ट में आएंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, और जो बाकी के हैं वो PhD कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी ने रिसर्च फील्ड में जाना हो तो वो ये ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन, नेट क्लियर करने के बाद या सेट क्लियर करने के बाद आप कॉलेज लेवल में असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप PhD के बाद या नेट के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जी। तो मैम जैसे आपने रिसर्च की अभी बात की थी कि बहुत बच्चे जो है रिसर्च में भी जाना चाहते हैं और वो अपना नेट क्लियर कर सकते हैं, JRF क्लियर कर सकते हैं। तो मैम इसमें जो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं रिसर्च के लिए, किन क्षेत्रों में रिसर्च की जा सकती है इकोनॉमिक्स में? मैम ये इतना व्यापक विषय है, आप हर विषय में आप डेटा एनालिसिस्ट के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए फील्ड्स बहुत हैं। जैसे आपके PG में कोर्सेज हैं, माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट होता है, इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक थॉट्स, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी, रीजनल इकोनॉमी हो गया आपका, और इंटरनेशनल ट्रेड, रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़ाई जाती है। और अगर हम न्यूमेरिकल स्किल्स की बात करें तो उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है जी। और इसमें साथ में इकोनोमेट्रिक्स और एक और मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होता है जो बेसिक ही होता है जी। तो ये आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए इसमें, ताकि आप रिसर्च में भी जा सकें और जितना भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो फील्ड है वो मेनली फोकस करता है रिसर्च पे, तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होते हैं। और साथ में इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपको चूज़ करना होता है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी पढ़ के, इंडस्ट्रियल में जाना है इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल में जाना है तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एनवायरमेंटल स्टडीज एक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्पेशलाइज करके आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं जी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो इंडस्ट्रियल में है, एग्रीकल्चर में है, मतलब अलग अलग फील्ड में भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो इकोनॉमिक पढ़ के जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर हो गया जो मेनली है, बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर है जी। तो मैम PhD में कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो PhD जो करते हैं बच्चे उनके लिए जो अवेलेबल है? और जैसे आपने पहले ही बताया था कि इसके लिए JRF या फिर नेट क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मैम जैसे हमने मान लो रिसर्च करना, मेरा MPhil का रहा था तो मेरा ओल्ड एज पे रहा था कि ओल्ड एज पे जो चैलेंजेस रहते हैं जी, वो तो मैं मानूंगी कि जितने भी इमर्जिंग इश्यूज हैं जी, उन सब पे हम रिसर्च कर सकते हैं एज अ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जी। हाँ जी। तो मैम जैसे अगर हमने अभी बात की PhD की, हमने रिसर्च की बात की, हमने PG और UG कोर्सेज़ की बात की, तो अगर हम इंस्टीट्यूट जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, और हिमाचल में भी और उसके नेबरिंग स्टेट्स में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जा सकते हैं लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दूर या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं। तो नेबरिंग स्टेट्स में और हिमाचल में क्या क्या उनके पास जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं? मैम अगर हम बात करें नेबरिंग जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और ये मतलब इकोनॉमिक्स
का एक हायर लेवल में ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। लेकिन एक विडंबना है कि हिमाचल में इतना इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी BBE की जी। तो यहाँ ये कोर्स मुझे लगता है कि ये होना चाहिए जी। और सरकार को इसमें प्रयास करने चाहिए। जैसे कि BCA BBA हर कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको एज अ सब्जेक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हिमाचल में रह के ही अपने आप को स्किल्ड कर सकें और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना सकें। जी बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत सही बात कही है कि और ज़्यादा जो अगर इसमें ऑप्शंस है तो वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए। तो मैम जैसे आपने पहले भी बताया था कि जो साइंस ये जो इकोनॉमिक्स है वो एक सामाजिक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, तो इसको सामाजिक विज्ञान क्यों माना जाता है? ये मैम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करती है और ये मानवीय व्यवहार का अध्ययन ये वैज्ञानिक तरीकों से ये प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उनको एक समाज मतलब लोगों के व्यवहार के साथ कनेक्ट करके इसलिए। और आप देखेंगे जैसे कि मान लो मेरी किसी इंडिविजुअल की समस्या है, उसका अध्ययन हो रहा है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी से, सोसाइटी के साथ। सोसाइटी कैसे प्रभावित हो रही है किसी इंडिविजुअल के कारण, तो उसका जो ये अध्ययन किया जाता है वो साइंटिफिक वे में किया जाता है। इसके लिए सिद्धांत हैं। जी जी। सिद्धांतों के आधार पर कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, तो इसलिए इसको जो है मानवीय व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने के कारण या अध्ययन करने के कारण इसको सामाजिक विज्ञान कहा। जी, तो मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ मैथ से ही रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमें नंबर्स और हमें पैसे की बात ज़्यादा होती है जब भी हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन ये साइंस के साथ भी उतना ही ज़्यादा रिलेटेड है। मैम मैं साइंस के साथ ही नहीं, मैं तो अध्यात्म के साथ भी जोड़ना चाहूँगी। जी जी। क्योंकि जब हमारा हमारे जो दार्शनिक महान दार्शनिक कौटिल्य जी रहे हैं, जी जी। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है 327 ईसा पूर्व। जी जी। तो उन्होंने भौतिक वस्तुओं को अध्यात्म से जोड़ा है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना और अध्यात्म, इसे कनेक्ट करके उन्होंने अर्थशास्त्र लिखने के लिए एक आधार बनाया था। तो मैं भी मानूंगी कि जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि कोई भी हम अगर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उसमें अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। मैं इसलिए इसको अध्यात्म से जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण की ओर भी ध्यान देता है। जी बिल्कुल। जिसको हम सतत विकास का नाम दे रहे हैं। जी। तो इसलिए ये साइंस भी है और ये एक समाज से जुड़ा पहलू भी है और ये अध्यात्म से जुड़ा भी है, जन कल्याण से। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे एक इकोनॉमिक का स्टूडेंट है, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन में अध्ययन के क्या क्या क्षेत्र हैं और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? मैम आप अगर पर्यावरण से संबंधित ये ज्वलंत विषय है जी, और आपने क्या हम सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसा कि पिछले साल भी कि पर्यावरण से छेड़छाड़ करने का कितना खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ा है जी। और ख़ासकर हिमाचल में तो इतनी बड़ी त्रासदी, भगवान करे ये दोबारा ना आए और ये ना दोबारा आए, तो इसके लिए कोई ऐसी नीतियाँ बने और जो हमारे संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो। तो ये हमारी जो अर्थशास्त्र है ना, ये हमें सिखाती है कि हमें जो संसाधन मिले हैं उनको वो हमें मिले हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारा लालच को पूरा करने के लिए नहीं है वो। तो हमें अपने संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग करना है ताकि पर्यावरण का नुकसान ना हो जी। तो इसलिए जो एनवायरमेंटल स्टडी है उसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा गया है जी। ताकि ऐसी, और मैं कहूँगी कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि हम बैंक से उधार लेते हैं ना जी, बैंक से हम उधार लेंगे, हमें उसको मूलधन भी देना पड़ेगा जी जी। वो तो देना ही देना, ब्याज भी देना है जी, ठीक है जी। तो वैसा ही हमने जो रिसोर्सेज है ना, ये अपनी आने वाली जनरेशन से उधार लेके रखें, ये विजन लेके हमें चलना है जी जी। और उधार लिए हैं, हमें उनका प्रयोग करना है
उनके लिए संजो के रखने हैं वो संसाधन, और साथ में उनको बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज में रिसर्च पर्पस से बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए, अगर इसी में ही स्पेशलाइजेशन करना है। जी, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल मैम। जी, तो मैम जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, या फिर जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स आगे दे सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जी। वो देखो, आप एक तो अलाइड सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि एचएस हो गया जी, इसमें आप एज अ एज अ मेन सब्जेक्ट आप अर्थशास्त्र का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, जो आरबीआई कंडक्ट करवाती है, बहुत सी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बैंकिंग सेक्टर में जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं वो इसमें और बच्चे प्रयास कर सकते हैं। जी। और जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जी, एक तो हो गया यूपीएससी, जिसमें आप इकोनॉमिक्स को प्रिलिमिनरी में बड़ा हेल्पफुल रहता है। अर्थशास्त्र बहुत हेल्पफुल करता है प्री क्लियर करने में। और दूसरा, अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जी, ये स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है उनके तो लिए। हाँ जी, तो ये बहुत हायर लेवल की पोस्ट के लिए बच्चे, मतलब कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे कोर्सेज की बात करें, जो इकोनॉमिक्स है या अर्थशास्त्र है उसमें बहुत वास्ट है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हाँ जी। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैम जहाँ बात है वहाँ जैसे कि डेटा एनालिसिस्ट हो सकता है जी, उसमें भी वो कर सकते हैं। हाँ जी मैम। और इकोनॉमिस्ट, एज ए इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है और उनके पास ऑप्शंस हैं। तो मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी इम्पोर्टेंट जो जानकारी है हमारी जो दर्शक हैं उनको दी, और आपने यहाँ आने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।